अब तक हमने सुना कि आर्यन सपना की मदद से चुड़ैलों से शादी करने से बच जाता है। टास्क में आगे बढ़ते हुए आर्यन को एक बरगद का पेड़ नजर आता है, लेकिन आर्यन बरगद के पेड़ के छलावे में नहीं आता और सफलतापूर्वक नागमणि को सही जगह पर रख देता है। अब आगे। वो कंकाल जो एक जिंदा इंसान में बदल गया था, वो आर्यन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने कर दिखाया। ये कह के वो गायब हो जाता है और आर्यन टास्क का दूसरा लेवल सफलतापूर्वक पार कर लेता है। तभी रोबोटिक आवाज आती है, तुमने इस टास्क को अच्छे से खेला। तुम्हारे अब तक के पॉइंट्स ये रहे। नैतिकता 60%, अनुभव 20% की बढ़ोतरी, इनाम वो तलवार जो तुम्हारी दानवों से लड़ने में मदद करेगी। रोबोटिक आवाज शांत हो जाती है और आर्यन के सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। बाहर से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। आर्यन अपने बेड पर लेटा ऐसे सो रहा था मानो वो कितनी ही रातों से सोया नहीं था। मगर तभी बाहर से जोर के धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है, मानो जैसे किसी ने बाहर कोई बम फोड़ दिया हो। तेज धमाके की आवाज से आर्यन की नींद टूट जाती है। आर्यन अब रियल वर्ल्ड में आ चुका था। वो तभी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। वो पाता है कि बाहर किसी की बाइक का टायर फट गया था। ये उसी की आवाज थी। ओ यार, कितने दिनों बाद आज चैन से सोने का मौका मिला था, लेकिन इस बाइक वाले ने नींद ऐसे उड़ा दी। आर्यन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। आर्यन ये देखकर खुश था कि उसके शरीर पर अब कोई जख्म के निशान नहीं थे। उसने खेल का दूसरा स्तर पूरा कर लिया था। आर्यन अब अपने आप को पहले से मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरह से स्ट्रांग फील कर रहा था। वो मन ही मन अपनी मसल्स को देखकर खुश भी हो रहा था। भाई अभिषेक, तुम मुझसे कहते थे ना कि मैं अपनी फिटनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। देख, आज तेरे भाई की फिटनेस विराट कोहली जैसी तो नहीं, लेकिन हाँ, उसके थोड़ा आसपास तो हो ही गई है। बस जल्दी से वापस लौट आओ। आर्यन के जज्बातों से साफ समझा जा सकता था कि वो अभिषेक को कितना मिस कर रहा है। तभी आर्यन के फोन पर सिमरन का कॉल आता है। हाँ सिमरन, मैं ठीक हूं। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सेकेंड लेवल टास्क। आर्यन ने अपने बालों पर किसी हीरो की तरह हाथ मारते हुए कहा। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं बस रेडी होकर 15 मिनट में आया। इसके बाद आर्यन फोन बेड पर पटक कर बाथरूम की तरफ भागता है। पिंक कलर का पटियाला सूट पहने और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए सिमरन बेचैनी से रॉयल कैफे के ओपन एरिया में वहीं पड़ी चेयर पर बैठकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। सिमरन के चेहरे पर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे जैसे आर्यन टास्क के लेवल पूरा करता जाएगा, उसका अभिषेक उसे उतनी ही जल्दी मिल जाएगा। तभी सिमरन को आर्यन आता हुआ दिखाई देता है। लड़कियां तो बेवजह बदनाम हैं। तैयार होने में लड़के भी कुछ कम टाइम नहीं लगाते। 15 मिनट का बोला था और देखो 25 मिनट में आ रहे हो। सिमरन ने अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए आर्यन से कहा। सॉरी सिमरन, आर्यन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ठीक है, माफ किया। अब ये बताओ, तुम्हारा टास्क कैसा गया? टास्क पूरा करने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सिमरन ने आर्यन की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, टास्क अच्छे से पूरा हो गया, आर्यन ने सिमरन का हाथ पकड़ते हुए कहा। मगर सिमरन तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आर्यन ने थोड़ा डरते हुए कहा। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे शुरू से पसंद थी। और मैं? आर्यन के मुंह से तपाक से निकल गया। तुम भी, सिमरन ने अपने चश्मे से खेलते हुए कहा। लेकिन तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? आर्यन ने क्रिकेट में मार खाए बॉलर की तरह कहा। कहा तो तुमने भी सही टाइम पर नहीं था। प्यार उस तत्काल टिकट की तरह होता है जो हमेशा लाइन में सबसे पहले लगने वाले को ही मिलता है। मैं तुमसे कुछ कह पाती उससे पहले अभिषेक ने अपने दिल की बात मुझसे कह दी और मैं अभिषेक को ना नहीं बोल पाई। ये सुनकर आर्यन अपनी नाक सिकोड़े अफसोस करता है। आर्यन को यूं देखकर सिमरन अब इस मैटर पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो वहां से बहाना बनाकर चली जाती है। आर्यन सिमरन को जाते हुए देख रहा था। तभी आर्यन की नजर सड़क पर पड़ती है, जहां एक चलती कार के नीचे एक कुत्ता आ जाता है। ये देखकर आर्यन गुस्से से चेयर से उठकर कुत्ते की तरफ दौड़ता है। ये कार में बैठे लोगों को जमीन दिखाई नहीं देती क्या?
फिर आर्यन जब तक कुत्ते के पास पहुंचता है तब तक कार वाला कुत्ते को हाथ में लिए हुए था। उसके साथ में एक महिला भी थी जो कार में उस आदमी के साथ में ही बैठी थी। दोनों देखने में प्रोफेशनल लग रहे थे। वो आदमी बहुत प्यार से कुत्ते को पुचकार रहा था, जैसे कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को लाड करती है। गुस्से में तिलमिलाया आर्यन ये देखकर रुक जाता है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, क्योंकि कुत्ता सही सलामत था, उसे कहीं चोट नहीं लगी थी। ये देखकर आर्यन मुस्कुरा देता है। तभी उस आदमी का फोन बजता है और वो आदमी कुत्ते को नीचे उतार देता है। मास्टर, मैं और ज्योति 1 घंटे में होटल पहुंच जाएंगे, रास्ते में ही हैं, उस आदमी ने फोन रिसीव करते हुए कहा। फिर थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद कॉल कट जाती है, जिसके बाद वो इंसान थोड़ा टेंशन में आ जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो विक्रम? फोन पर सर से क्या बात हुई? साथ वाली महिला ज्योति ने पूछा। मास्टर का फोन था। उनका कहना है कि हमारी जान को खतरा है, उन्होंने हमें सतर्क रहने को कहा है। घबराते हुए अपने माथे का पसीना पोंछते हुए उस आदमी ने कहा। आर्यन ने एक बार फिर से ये शब्द सुना, मास्टर। तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी उन दोनों की तरफ आती है, मानो जैसे कोई जानबूझकर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाना चाहता हो, लेकिन ये दोनों वक्त रहते साइड हो जाते हैं और बच जाते हैं। गाड़ी वाला रफ्तार और तेज करके आगे निकल जाता है, जिसके बाद वो आदमी और महिला दोनों कार में बैठकर जल्दी से आगे चले जाते हैं। आर्यन ये सब अपनी आंखों से देख भी रहा था और कानों से सुन भी रहा था। ऐसे अच्छे लोगों का कौन दुश्मन हो सकता है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी आर्यन का फोन वाइब्रेट होता है। आर्यन अपना फोन देखता है। 11 मिस कॉल? आर्यन हैरानी से कहता है। फिर आर्यन इधर उधर देखता है और जल्दी से एक ऑटो रुकवाता है और उसमें बैठकर चला जाता है। उधर समर और कालंदी अपने सीनियर यशवर्धन के सामने कुर्सी पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे जब कोई बच्चा गलती करता है और उसके पेरेंट्स उसकी क्लास ले रहे होते हैं। तुम दोनों को उस लड़के पर बहुत यकीन था ना? क्या हुआ? तुम्हारे यकीन के साथ साथ हमारी टीम की इमेज दोनों का ही उस लड़के ने भट्टा बैठा दिया है। यशवर्धन ने हाथ में पानी का ग्लास लेते हुए कड़े शब्दों में कहा। मास्टर, हो सकता है आर्यन किसी जरूरी काम में बिजी हो गया हो और हमको रिपोर्ट नहीं कर पाया हो। समर ने आर्यन का फेवर लेते हुए कहा। अपने मिशन के बारे में रिपोर्ट करने से ज्यादा उसके लिए कोई दूसरा जरूरी काम नहीं होना चाहिए था। हमारे गेम का सबसे अहम नियम अनुशासन है, यशवर्धन ने अपने चेयर से पीठ लगाते हुए कहा। समर और कालंदी के पास यशवर्धन की बातों का कोई जवाब नहीं था। दोनों अपना सिर झुकाए यशवर्धन को सुने जा रहे थे। ठीक है, आगे सोच लो अब क्या करना है, यशवर्धन ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। सर, मैं अंदर आ सकता हूं? तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर तीनों दरवाजे की ओर देखते हैं। वो पाते हैं कि आर्यन ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहने खड़ा हुआ था, जो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। लेकिन आर्यन को देखकर समर और कालंदी की नर्वसनेस जरूर कम हो गई थी। हाँ, अंदर आ जाओ, यशवर्धन ने रूखी आवाज में कहा। आर्यन समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। सर, वो मैं, आर्यन ने तभी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। नो एक्सक्यूज, यशवर्धन ने घूरते हुए आर्यन से कहा। तभी समर ने इशारे से आर्यन को बैठने का कहा। समर आर्यन को पानी देता है और आर्यन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद फिर आर्यन डिटेल में अपने मिशन के कंप्लीट होने की बात बताता है, जिसके बाद समर और कालंदी के चेहरे पर चमक आ जाती है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए जो तुमने आज की है। जी सर, आर्यन सिर झुकाकर कहता है। और सर नहीं, मास्टर कहा करो मुझे, ये कहते हुए यशवर्धन गिलास से पानी का एक घूंट पीता है और बाहर चला जाता है। मास्टर? ये सुनकर आर्यन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि गेम के एक मर चुके प्लेयर ने अपनी डायरी में लिखा था कि मास्टर पर कभी भरोसा मत करना। तो क्या यशवर्धन सर ही वही मास्टर हैं? मुझे अलर्ट रहना होगा। ये सोचते हुए आर्यन अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखता है और समर से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। आर्यन आज काफी दिनों बाद कॉलेज जा रहा है। वो दिल्ली के बंसल कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो बाइक चलाते हुए सोच रहा था कि जब भी वो अभिषेक से बाइक रेस करता था, अभिषेक जानबूझकर अपनी बाइक स्लो कर लेता था ताकि आर्यन जीत सके। शायद ही ऐसा कोई पल जाता था जहां आर्यन अभिषेक को मिस ना करता हो।
आर्यन जल्दी ही कॉलेज पहुंच जाता है और अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है। अरे इतना क्यों शर्मा रही हो? एक किसी तो करना है। और किसी लड़के को नहीं करने को बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ ये जो हॉट बंदी है ना, इसे ही कर लो, फ्रेंच किस। ये कहकर एक लड़का हंसने लगता है। उसके साथ में खड़े लड़के भी ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। रोशनी, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था, कॉलेज के कुछ लड़के मिलकर उसकी रैगिंग ले रहे थे। रोशनी डरी सहमी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी हुई थी। ये सब क्या चल रहा है? सीनियर हो ना तुम लोग, इसकी हेल्प करने की बजाय परेशान कर रहे हो। चलो चलो अपनी अपनी क्लास में जाओ, वरना प्रिंसिपल सर से तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगा। आर्यन ने हाथ में बाइक की चाबी का छल्ला घुमाते हुए कड़क आवाज में कहा। सभी लड़के ये सुनकर वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चों के सामने से चॉकलेट। हाय, आई एम आर्यन। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। रोशनी, लड़की ने आर्यन से अपना राइट हैंड मिलाते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। यह देखकर आर्यन मुस्कुराता हुआ अपनी क्लास की तरफ जाने लगा, जबकि रोशनी आर्यन को देखकर कहीं खो सी जाती है। आर्यन, जितना अच्छा नाम है उतना ही अच्छा दिल भी है तुम्हारा, रोशनी अपने राइट हैंड को देखते हुए बोली। दूसरी तरफ कनॉट प्लेस के रेड सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी लोग रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रहे थे। इन लोगों में समर और कालंदी भी शामिल थे। समर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा था और कालंदी उसके बाजू वाली सीट पर बैठी थी। दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। विक्रम का 3 बार कॉल आ चुका है। वो ज्योति के साथ होटल पहुंच भी चुका है और हम लोग अभी भी ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। शाह, कालंदी ने गाड़ी के एसी का एक पॉइंट बढ़ाते हुए कहा। देखो, तुम्हारे कहते ही सिग्नल ग्रीन हो गया, समर ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके बाद समर पहाड़गंज के एक होटल के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है। फिर समर और कालंदी गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर एंट्री करते हैं। दोनों ने ब्लैक कोट और पैंट पहना हुआ था। दोनों रूम नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, जहां विक्रम और ज्योति मीटिंग के लिए रुके हुए हैं। विक्रम और ज्योति हमारे सबसे काबिल एम्प्लॉय में से एक हैं, समर ने अपना फोन चेक करते हुए कहा। कालंदी ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाती है। सही कहा तुमने। फिर समर और कालंदी रूम नंबर 22 के पास लगभग आ ही चुके थे कि तभी एक आदमी समर से टकराता है, जिसने अपने सिर पर ब्लैक राउंडेड कैप पहनी हुई थी और अपने मुंह को मास्क से कवर कर रखा था। समर उससे कुछ कह पाता तब तक वो आदमी आगे दूर निकल जाता है। उस आदमी की चाल देखकर लग रहा है जैसे वो किसी जल्दी में था। समर उस आदमी को इग्नोर करते हुए रूम नंबर 22 का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। समर फिर से दरवाजा नॉक करता है, मगर अब भी दरवाजा खुलता नहीं है। यह देखकर समर और कालंदी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर इस बार समर जोर से दरवाजे को नॉक करता है और दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद समर और कालंदी रूम के अंदर जाते हैं और रूम का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। जमीन पर लहूलुहान विक्रम की बॉडी पड़ी हुई थी और बेड पर ज्योति बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर भी चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। कालंदी तभी जल्दी से ज्योति के शरीर पर पास में पड़ी चादर डालती है। विक्रम और ज्योति दोनों की मौत हो चुकी थी। 10 मिनट पहले ही तो विक्रम से फोन पर बात हुई थी। आखिर इतने कम समय में दोनों को मारा किसने होगा? कालंदी रूम के चारों तरफ देखते हुए बोली। आखिर ज्योति और विक्रम का कातिल कौन था? होटल के रूम में जाने से पहले समर जिस आदमी से टकराया था, उसकी सच्चाई क्या थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन के सेकंड लेवल कंप्लीट करने से समर और कालंदी खुश हैं। आर्यन काफी दिनों बाद अपने कॉलेज जाता है, रैगिंग करते लड़कों से रोशनी को बचाता है। रोशनी आर्यन से पहली मुलाकात में इम्प्रेस हो जाती है। इधर समर और कालंदी अपने 2 सहयोगियों से मीटिंग करने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन होटल रूम में दोनों सहयोगियों का मर्डर हो गया है। अब आगे। दोपहर का समय था। आर्यन कैंटीन में बैठा अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। सामने टेबल पर चाय और समोसे रखे हुए थे। यार आर्यन, आजकल कहाँ बिजी रहते हो? एक दिन कॉलेज आते हो और 4 दिन के लिए गायब हो जाते हो। घर में बोर नहीं होते क्या?
मेरा तो छुट्टी वाले दिन भी कॉलेज आने का मन करता है, एक दोस्त ने आर्यन की टांग खींचते हुए कहा। यह सुनकर बाकी के लोग हंसने लगते हैं। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजती है। आर्यन फोन देखता है तो कॉल किसी यूनिक नंबर से आ रहा था। आर्यन समझ जाता है जरूर ये कॉल ऑफिस से ही होगा। ये सोचकर आर्यन थोड़ा साइड में आकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी साइड से तभी एक महिला की आवाज आती है। हेलो आर्यन, तुम्हारे कॉलेज के गेट के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है, चुपचाप उस गाड़ी में बैठ जाओ, हमारे 2 साथियों का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया है। यह आवाज कालंदी की थी। आर्यन तभी फौरन कालंदी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कॉलेज के मेन गेट पर आ जाता है। आर्यन को तभी सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं बैठा था। आर्यन इधर उधर देखते हुए तुरंत ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक मुर्दा घर के सामने आकर रुकती है। सामने कालंदी खड़ी हुई थी, जो आर्यन के आने का ही वेट कर रही थी। आर्यन गाड़ी से उतरकर सीधे कालंदी के पास जाता है। क्या हुआ मैम, हमारे किन 2 लोगों का खून हुआ है, कातिल पकड़ा गया क्या? आर्यन ने एक जिम्मेदार एम्प्लॉय की तरह पूछा। अंदर चलो, सब पता चल जाएगा, कालंदी ने अंदर की तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा। उस मुर्दा घर में ज्योति और विक्रम की डेड बॉडी रखी हुई थी। आर्यन दोनों डेड बॉडी का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आर्यन इन लोगों से पहले से ही थोड़ा थोड़ा परिचित था। विक्रम वही है जिसकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आ गया था और दूसरी बॉडी ज्योति की थी। क्या हुआ, तुम दोनों को पहले से जानते हो क्या? समर ने अपनी दोनों आंखें चढ़ाते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। कुछ खास तो नहीं जानता सर, लेकिन दोनों दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, आर्यन ने जवाब दिया। यह तुम्हें कैसे पता? समर ने अपनी आवाज भारी करते हुए पूछा। जिसके बाद आर्यन समर को विक्रम की गाड़ी के नीचे कुत्ते के आने और फिर कुत्ते को गोद में उठाकर उसे पुचकारने वाली बात बताता है और कहता है, सर इनको कोई मारना चाहता था, किसी मास्टर ने इनको फोन करके वार्न भी किया था। हाँ, वो मैं ही था। हमें अपनी इंटेलिजेंस से इन लोगों की जान को खतरा होने की बात पता चली थी, इसी वजह से हमने लास्ट टाइम पर मीटिंग की जगह भी बदल दी थी, लेकिन कातिल पता नहीं वहां भी कैसे पहुंच गया। होटल के सीसीटीवी से भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका है, इसीलिए तुमको बुलाया गया है। हमारी टीम के बहुत काबिल लोग थे ये, समर ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा। सर अब आगे क्या करना है? आर्यन ने दोनों बॉडी के चेहरे को चादर से ढकते हुए पूछा। समर ने अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते हुए तभी कहा, क्या तुम इन लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो? पता तो चले कि आखिरी वक्त में इनके साथ क्या क्या हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गेम के वर्चुअल वर्ल्ड से वापस आने के 3 दिन तक तुम अपनी पावर रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लेकिन हाँ, याद रहे, अगर तुम रियल वर्ल्ड में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो आगे के टास्क के लिए तुम्हारी शक्तियां कम हो जाएंगी। ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम विक्रम और ज्योति के कातिल को पकड़वाने में अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर अगले लेवल की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शक्तियों को बचाकर रखना चाहते हो। सोचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। आर्यन समर की बातें सुनकर दुविधा में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी आर्यन को अपनी दादी की बात याद आती है, जो अक्सर कहती हैं कि जब भी कोई फैसला लेने में दुविधा हो तो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर सोचना, फिर देखना तुम्हारी दुविधा दूर हो जाएगी और कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। आर्यन ठीक वैसा ही करता है। 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेते हुए वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। आर्यन, क्या फैसला किया तुमने? समर ने पूछा। ये सुनकर आर्यन अपनी आंखें खोलता है और फिर कहता है, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। मेरी जगह अगर अभिषेक भी होता तो वो भी यही फैसला करता। स्वार्थी इंसान कुछ समय के लिए ही अपनों का दिल जीत सकता है, लेकिन स्वार्थ रहित इंसान हमेशा के लिए दुनिया जीत सकता है। आर्यन ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाओ, समर ने आदेश देते हुए कहा। फिर आर्यन विक्रम का दिमाग पढ़ना शुरू करता है। वो देखता है कि विक्रम और ज्योति रूम में मीटिंग के लिए समर और कालंदी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके रूम में 6 फीट लंबा एक भद्दा सा आदमी आता है, जिसके चेहरे पर मास्क और सिर पर राउंडेड कैप थी। उसके एक गाल पर चाकू के निशान बने हुए थे।
विक्रम और ज्योति उसे देखकर डर जाते हैं। वो आदमी बिना कुछ कहे सुने सीधा विक्रम पर चाकू से वार करता चला जाता है। अचानक से अपने ऊपर हुए हमले में विक्रम कुछ समझ नहीं पाता और लहूलुहान जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ज्योति डर जाती है और शोर मचाने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी तभी ज्योति की तरफ बढ़ता है और ज्योति को बेड पर गिरा लेता है और उसके सारे कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो आदमी इतना ताकतवर था कि ज्योति अपने आप को उसकी पकड़ से बचा नहीं पाती। वो आदमी ज्योति के साथ जोर जबरदस्ती करता है और फिर ज्योति का गला दबा देता है, जिससे ज्योति की सांसें थम जाती हैं और वो आदमी बड़े आराम से कमरे से निकल जाता है। समर आर्यन के बताए अनुसार कातिल का चेहरा इमेजिन करता जाता है। समर को पूरा यकीन हो जाता है कि विक्रम और ज्योति का कातिल वही आदमी हो सकता था जो उस दिन होटल में उससे टकराया था। फिर कुछ समय बाद समर ऑफिस में अपना लैपटॉप खोलता है और अपने पुराने आदमियों के रिकॉर्ड चेक करता है, जिनको सुरक्षा समिति से निकाल दिया गया था या जो लोग छोड़ के जा चुके थे। तभी समर की नज़र डेविड नाम के इंसान की प्रोफाइल पर पड़ती है। प्रोफाइल की हिस्ट्री से पता चलता है कि ये डेविड कुछ सालों पहले सुरक्षा समिति के लिए काम करता था और अपने काम से बहुत जल्दी सभी लोगों का चहेता बन गया था। लेकिन बाद में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये सुरक्षा समिति के नियमों के विरुद्ध काम करने लगा, जिस वजह से डेविड को सुरक्षा समिति से निकाल दिया गया था। इसके साथ ही समर को डेविड के बारे में एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि डेविड को लड़कियों का बहुत शौक था। समर फिर लैपटॉप बंद करके कुछ सोचने लगता है। वहीं इन हत्याकांड से अनजान सिमरन हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी पूरी करके ऑटो से अपने घर की तरफ जा रही है। सिमरन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अकाउंट सेक्शन में काम करती है। तभी सड़क किनारे पैदल चल रहे आर्यन पर सिमरन की नजर पड़ती है। सिमरन तुरंत ऑटो रुकवाती है और आर्यन को ऑटो में आने को कहती है। आर्यन बिना नानुकुर की ऑटो में बैठ जाता है। ये पैदल पैदल कहाँ जा रहे थे? सिमरन ने अपने बाल संभालते हुए कहा, जो हवा में बार बार उसके माथे पर आ रहे थे। कहीं नहीं, बस यूं ही पैदल चलने का मन कर रहा था। तुम बताओ, तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? जॉब तो ठीक चल रहा है, लेकिन आजकल मरीज बड़े अतरंगी आ रहे हैं। जो मरीज कम और आशिक ज्यादा लगते हैं। आर्यन का ध्यान सिमरन की बातों पर नहीं था। हेलो हेलो मिस्टर, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। सिमरन ने आर्यन की थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ, आर्यन ने सिमरन के माथे पर लटके हुए बालों को हटाते हुए कहा। ठीक उसी टाइम आर्यन को समर का फोन आता है। समर आर्यन को बताता है, तुमने विक्रम की मेमोरी पढ़कर जो मुझे जानकारी दी थी, उस आधार पर मैंने कातिल के बारे में जानकारी कलेक्ट कर ली है। उस कातिल का नाम डेविड है, जो पहले सुरक्षा समिति का एक सदस्य रह चुका है। डेविड डेथ एक्सप्लोरर गेम के 3rd लेवल को पार कर चुका है, लेकिन गलत आचरण के चलते उसे समिति से निकाल दिया गया था। बस वो इसी बात का बदला हमारी टीम से ले रहा है। इसके साथ साथ डेविड को लड़कियों का भी शौक था। डेविड का अगला शिकार कोई लड़की भी हो सकती है, जिसका कनेक्शन इस गेम से हो। समर इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी फोन की लो बैटरी की वजह से आर्यन का फोन बंद हो जाता है और तभी सिमरन का घर भी आ जाता है। सिमरन आर्यन को बाय बोलकर ऑटो से उतर जाती है, जिसके बाद आर्यन ऑटो वाले से अपने घर की तरफ चलने को कहता है। भैया, ऑटो उत्तम नगर की तरफ ले लेना। जी भैया जी, ऑटो वाले ने कहा। कुछ देर बाद आर्यन अपने कमरे में बेचैनी से घूमे जा रहा था। उसके मन में एक तरफ समर की बातें गूंज रही थीं, जिसने डेविड के बारे में बताया था कि वो लड़कियों का शौकीन था और उसका अगला शिकार कोई लड़की भी हो सकती है। आर्यन को अब सिमरन की चिंता होने लगी थी, क्योंकि गेम से आर्यन और अभिषेक दोनों जुड़े हैं और उन दोनों से ही सिमरन का भी कनेक्शन है। डेविड सिमरन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तभी आर्यन अपनी बाइक की चाबी लेता है और सिमरन के घर की ओर निकल पड़ता है। रात के करीब 2 बज चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पर वाहन ना के बराबर चल रहे थे। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आर्यन बहुत स्पीड से बाइक चला रहा था। वो जल्द से जल्द सिमरन की बिल्डिंग तक पहुंचना चाहता था। सिमरन का घर द्वारका सेक्टर 4 में एक अपार्टमेंट में था। आर्यन की बाइक सिमरन की बिल्डिंग के मेन गेट पर रुकती है। वहां आर्यन चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी संदेहात्मक नहीं लगता है। तभी वो सिमरन की विंडो पर देखता है कि सिमरन अकेली मायूस सी बाहर की ओर देख रही है। उसे सुरक्षित देखकर आर्यन निश्चिंत होकर अपने घर वापस लौट आता है। सुबह हो चुकी थी।
सूरज सिर पे चढ़ आया था, लेकिन आर्यन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वहीं बेड के साइड में रखे आर्यन का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। तभी करवट लेते समय आर्यन का हाथ फोन पर पड़ता है। आर्यन फोन देखता है तो उसके फोन में कालिंदी के 4 मिस कॉल पड़े थे। कालिंदी की 4 मिस कॉल देखकर आर्यन की सारी सुस्ती गायब हो जाती है। आर्यन कालिंदी को कॉल बैक करता है। कालिंदी तभी आर्यन को बताती है कि डेविड ने कल रात एक लड़की का मर्डर कर दिया है जो द्वारका सेक्टर 4 में रहती थी। कालिंदी के मुंह से इतना सुनते ही आर्यन कांपने लगता है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है, क्योंकि सिमरन भी उसी एरिया में रहती थी। मरने वाली लड़की कौन थी? कहीं वो सिमरन तो नहीं थी? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन विक्रम के दिमाग की मेमोरी रीड करता है। आर्यन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर समर कातिल का नाम और उसका मकसद पता करने में कामयाब होता है, मगर उसी रात एक और लड़की का मर्डर हो जाता है। आर्यन ये सोचकर डर जाता है कि कहीं मरने वाली लड़की सिमरन तो नहीं। अब आगे। हड़बड़ाया सा आर्यन सिमरन को फोन मिलाता है। तभी दूसरी साइड से सिमरन फोन उठाती है और आर्यन की हेलो सुने बिना ही जल्दबाजी में कहती है, आर्यन मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। सिमरन हॉस्पिटल जाने के लिए काफी टाइम से ऑटो का वेट कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी खाली ऑटो मिल नहीं रहा था। तभी सिमरन को एक ऑटो दिखाई देता है जो कि सिमरन के पास में आकर रुक जाता है। अरे मैडम, क्या सोचने लगी? कहाँ जाना है? बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऑटो वाले ने ऑटो की रेस देते हुए कहा, भैया जनकपुरी सी ब्लॉक चलो। सिमरन बिना ऑटो वाले को देखे अपने फोन में पासवर्ड डालते हुए बोली। फिर रेस देकर ऑटो वाला ऑटो को आगे बढ़ाता है, जबकि सिमरन अपने कानों में ब्लूटूथ लगाकर गाने सुनने लगती है। सड़क पर दोनों तरफ से तेज रफ्तार से बाइक और गाड़ियां दौड़ रही थीं। तभी थोड़ी देर बाद सिमरन को एहसास हुआ कि वो ऑटो वाला उसे गलत रूट से लेकर जा रहा है। भैया, ये किस रूट से लेकर जा रहे हैं आप? सिमरन ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैडम, इस रूट से आप जल्दी पहुंच जाएंगी। ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार को और तेज करते हुए कहा। तभी ऑटो वाला अचानक से ऑटो को एक सुनसान गली में मोड़ देता है, जहां से आगे का रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। सिमरन को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ऑटो वाले की नीयत सही नहीं है। भैया ऑटो रोको, मुझे उतरना है। लेकिन ऑटो वाला सिमरन की एक नहीं सुनता और ऑटो को भगाना शुरू कर देता है। सिमरन चलते ऑटो से उतरने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऑटो की रफ्तार तेज होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान था। इंसान का तो छोड़ो, सड़क पर कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। तभी ऑटो वाला अचानक से ब्रेक लगाता है और ऑटो को रोक देता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और धमकाते हुए कहता है, अपनी घड़ी, चेन, पर्स, मोबाइल सब मेरे हवाले कर दे। सिमरन उस आदमी को देखकर घबरा जाती है। तभी ऑटो के बाजू में एक बाइक रुकती है। उस बाइक को देखकर ऑटो वाला वहां से भाग जाता है। वो बाइक वाला इंसान अपना हेलमेट तभी उतारता है और फिर आर्यन को अपने सामने देखकर सिमरन की जान में जान आती है। इसके बाद सिमरन आर्यन को थैंक यू कहती है। अगर तुमने ऑटो में बैठते समय मुझे अपनी लाइव लोकेशन नहीं भेजी होती तो मैं क्या, शायद तुमको भगवान भी शैतान से नहीं बचा पाता। हाँ ठीक है, अब मुझे और मत डराओ, मैं पहले से ही डरी हुई हूं, सिमरन ने बाइक पर पीछे बैठते हुए कहा। फिर आर्यन बाइक स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। इधर शहर में चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि शहर में कोई शख्स एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है और वो शख्स लड़कियों के लिए खासकर बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली के खाली हैं। वहीं दूसरी तरफ यशवर्धन समर, कालिंदी और आर्यन के साथ मीटिंग करता है और तीनों को चेतावनी देते हुए कड़क लहजे में कहता है, जल्द से जल्द कातिल का पता लगाओ, हमारी सुरक्षा समिति सवालों के घेरे में आ रही है। पहले विक्रम और ज्योति का मर्डर होता है और फिर कल रात हमारे ऑफिस की ट्रेनी का मर्डर हो जाता है, जो 1 सप्ताह पहले ही हमारी टीम की सदस्य बनी थी। कातिल से जुड़ा कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करना। यशवर्धन ने अपनी भावें चढ़ाते हुए तेज आवाज में कहा। जी सर, समर ने अपना सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा।
फिर यशवर्धन सिगरेट जलाते हुए वहां से चला जाता है। इस डेविड ने तो हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। जिस दिन ये डेविड मेरे हाथ लग गया ना, उसका वो हाल करूंगा कि उसकी अगली 7 पुश्तें याद करेंगी। समर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, सर डेविड ज्यादा दिनों तक हमसे बच नहीं पाएगा, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। आर्यन ने विश्वास दिखाते हुए कहा। कातिल के बारे में सोच सोचकर आर्यन रात में ठीक से सो भी नहीं पाता, जिस वजह से आर्यन अगले दिन क्लासरूम में बेंच पर सिर रखकर सो जाता है। पूरी क्लास खाली थी, केवल क्लास में आर्यन ही था। तभी दरवाजे की तरफ से एक परछाई आर्यन की तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसके हाथ में भारी हथौड़े जैसा कोई हथियार था। परछाई आर्यन के नजदीक आती जाती है। आर्यन अब भी नींद में था। परछाई आर्यन के बिल्कुल करीब आ जाती है और तभी परछाई अपने हाथ में लिए हथौड़े को जोर से आर्यन के सिर पर मारती है, जिससे आर्यन के सिर से खून का फव्वारा बहने लगता है। तभी आर्यन की आंख खुलती है। वो देखता है कि क्लास के सभी लड़के लड़कियां जोर से हंस रहे हैं। प्रोफेसर आर्यन के सिर पर टपली मार रहे हैं। आर्यन सपने से बाहर आता है। कॉलेज में पढ़ने आते हो या सोने? प्रोफेसर ने आर्यन पर गुस्सा करते हुए कहा। सर वो मैं, ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? चलो क्लास से बाहर निकलो। तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से क्लास का माहौल खराब होता है। गेट आउट। आर्यन को भी कौन सी क्लास में बैठने की पड़ी थी, वो तो खुद ही पढ़ाई से दूर भागता है। आर्यन को अपने दादी की वजह से कॉलेज आना पड़ता है। आर्यन तभी अपनी किताबों को बैग में रखता है और बैग कंधे पर टांगते हुए मुंह से सीटी बजाते हुए बाहर चला जाता है। आर्यन अकेला कैंटीन में बैठा हुआ किसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां रोशनी आती है। रोशनी ने रेड कलर का टॉप और ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए था। रोशनी वही लड़की है जिसको कुछ दिन पहले आर्यन ने रैगिंग से बचाया था। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रोशनी ने मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा। श्योर, ये भी कोई पूछने की बात है? आर्यन ने भी मुस्कुराकर कहा। फिर रोशनी पास में ही पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। आपकी तो क्लास चल रही है, तो आप यहाँ कैंटीन में क्या करना है? आर्यन से बात शुरू करने के लिए रोशनी के पास इससे बढ़िया और कोई सवाल नहीं था। मैं पढ़ने में नहीं, कुछ नया सीखने में यकीन करता हूँ, आर्यन ने शेखी मारते हुए कहा। ग्रेट, नाइस थॉट, रोशनी ने हल्के हाथों से क्लैप करते हुए कहा। क्लास तो तुम्हारी भी चल रही है, तुम यहाँ कैंटीन में कैसे? आर्यन ने अपने दोनों पैर हिलाते हुए कहा। जैसे आप यहाँ हैं, मैं भी उसी तरह यहाँ पर आई हूँ, रोशनी ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। मैं समझा नहीं। जिस तरह से क्लास में सोने की वजह से आपको क्लास से बाहर भेज दिया गया है, मेरे साथ भी यही हुआ है। हमारी हरकतें एक दूसरे से मिलती हैं। रोशनी ये कहकर हंसने लगती है। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्लास में सो रहा था? आर्यन ने अपने माथे को सिकोड़ते हुए कहा। रात में नींद ना पूरी होने की वजह से आपकी आंखें लाल हो रखी हैं। यार तुमको तो डिटेक्टिव होना चाहिए। डिटेक्टिव से याद आया कि शहर में आए दिन हो रही हत्याओं के पीछे कौन हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? रोशनी ने उत्सुकता के साथ पूछा। यह सुनकर आर्यन रोशनी को कातिल के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो फिर रुक जाता है, क्योंकि आर्यन लड़कियों के सवाल पूछने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। लड़कियां एक सवाल पूरा होते ही दूसरा सवाल दाग देती हैं और फिर घूम फिरकर अपने ही बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। तभी आर्यन का फोन बजता है। कॉल आर्यन की दादी का है। उसे देखकर आर्यन थोड़ा आगे आकर कॉल रिसीव करने के लिए ग्रीन बटन दबाने वाला ही होता है कि तभी अचानक से आर्यन के सिर पर पीछे से कोई नुकीली चीज लगती है, जिससे आर्यन की चीख निकल जाती है। कौन है? आर्यन का दिमाग झंझना जाता है। उसे सिर में तेज दर्द का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी आर्यन की नजर आसमान की तरफ पड़ती है। वो देखता है कि एक विशाल काले भूरे रंग की चील आर्यन की तरफ फिर से बढ़ रही होती है। अगर इस चील ने एक बार और अपनी चोंच मेरे सिर पर गड़ा दी ना, तो मैं तो गया काम से। लेकिन इस चील को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने कब इसका घोंसला उजाड़ दिया? आर्यन अपने आप से बुदबुदाए जा रहा था, मगर तभी चील तेजी से नीचे की तरफ आती है। आर्यन घबराकर भागता है और बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता है। वो चील भी बाथरूम के आसपास ही मंडरा रही थी और अजीब सी आवाजें निकाले जा रही थी।
जैसे कोई योद्धा जंग में अपने दुश्मन को ललकारता है। आर्यन बाथरूम में ऊपर की तरफ बने होल से चील पर नजर रखे हुए था। फिर थोड़ी देर बाद चील की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। आर्यन धीरे से बाथरूम का दरवाजा तभी खोलता है और इधर उधर देखकर बाथरूम से दबे पांव बाहर आता है। मगर फिर जैसे ही आर्यन आसमान की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो चील तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तेजी से दूसरी तरफ भागता है मगर जमीन पर गिर जाता है। आर्यन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चील उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और वो जैसे ही अपनी चोंच आर्यन के बदन पर गड़ाने को होती है, ठीक उसी टाइम आर्यन कसकर चील का मुंह पकड़ लेता है। वो चील फड़फड़ाना शुरू कर देती है और उड़ने की कोशिश करती है और फिर चील के फड़फड़ाने की वजह से आर्यन के हाथों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो चील आसमान की तरफ उड़ जाती है। आर्यन चील को आसमान में उड़ते हुए देखे जा रहा था। आज तो मैंने अपनी मौत को काफी करीब से देख लिया, आर्यन ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए कहा। फिर रात में आर्यन अपने रूम में आईने के सामने खड़े होकर अपने सिर के जख्मों पर दवा लगाता है। आई, मर गया। ये दवा कितनी जलन कर रही है। आर्यन ने दर्द से कराहते हुए कहा। कॉलेज में बाकी सबको छोड़कर उस चील ने मुझ पर ही हमला क्यों किया? वो सोच ही रहा होता है कि तभी समर का कॉल आता है। आर्यन फोन स्पीकर पर कर लेता है। आर्यन, तुम्हारी तीसरी टास्क को पूरा करने का समय आ गया है। डेविड जैसे शैतान को ढूंढकर मारना ही तुम्हारा अगला टास्क है। लेकिन याद रहे, इस टास्क में तुम्हारा सामना 3rd लेवल पार कर चुके शैतान से है, जो अनुभव में तुमसे कहीं ज्यादा है। सो बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद फोन से बीप बीप की साउंड आने लगती है। इसका मतलब समर ने कॉल कट कर दिया है। कॉल कट होते ही आर्यन बेड पर खामोशी से बैठ जाता है। अभिषेक मैं खतरों से नहीं डरता, बस एक बार तुम्हारी सलामती के बारे में कोई खबर मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए किसी भी बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता हूं, आर्यन ने हताश होते हुए कहा। आर्यन चुपचाप सिर झुकाए अपना माथा पकड़े हुए बेड पर ही बैठा हुआ था। तभी उसके सिर पर एक हाथ आता है, मगर फिर आर्यन सिर ऊपर उठाकर जैसे ही देखता है तो वो एकदम से सन्न रह जाता है। तुम? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आर्यन ने अपने आप को चूटी काटते हुए कहा। सामने से तभी आवाज आई, नहीं आर्यन, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई अभिषेक ही खड़ा है। आर्यन को अपने कानों पर और अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो अपनी आंखों से देख रहा है और कानों से सुन रहा है, क्या वो सब सही है? क्या वाकई में अभिषेक वापस आ गया है या आर्यन के साथ कोई छलावा कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अब तक हमने सुना कि कॉलेज में एक चील आर्यन पर जानलेवा हमला करती है। बड़ी मुश्किल से आर्यन अपने आप को उस चील से बचाता है। उसके बाद डेविड को पकड़ना ही आर्यन का 3rd लेवल टास्क बन जाता है। तभी अचानक से अभिषेक आर्यन के सामने वापस लौट आता है। अब आगे। यूं अभिषेक को अपने सामने देखकर आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अभिषेक को झट से गले लगा लेता है। भाई, ऐसे बिना बताए कहां गायब हो गया था? सब लोग कितना परेशान हो रहे थे, लेकिन अब तू आ गया है, अब सब सही हो जाएगा। हाँ, आर्यन ने इमोशनल होते हुए कहा। ज्यादा सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक मिशन पर गया था, या यूं कहूं कि मैं अब भी मिशन पर ही हूं। मिशन के बारे में तो मैं तुझे ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन तेरी याद बहुत आ रही थी, सो तुझसे मिलने चला आया। अच्छा ये बता, सिमरन कैसी है? अभिषेक ने आर्यन को अपने से दूर करते हुए कहा। वो भी ठीक है, बस दिन रात भगवान से तेरे सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना करती रहती है। जब सिमरन को तेरे आने की बात पता चलेगी तो देखना, वो बहुत खुश हो जाएगी। चल तुझे दादी से मिलवाता हूँ, वो भी तुझे लेकर अक्सर परेशान रहती थी। आर्यन ने अभिषेक का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा। अरे अरे आर्यन, कहाँ ले जा रहा है? मेरी बात तो सुन। अभिषेक ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मैंने कहा ना, मैं भी मिशन पर हूं, दादी से नहीं मिल सकता। और हाँ, मेरे बारे में सिमरन को छोड़कर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां तुझसे मिलने गुपचुप तरीके से आया हूं। ठीक है, समझ गया ना?
अभिषेक ने आर्यन के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ सिमरन को छोड़कर। आर्यन ने अभिषेक का हाथ पकड़ते हुए कहा। गुड। अच्छा, फ्रिज में कुछ खाने का रखा है क्या? बड़ी जोर की भूख लग रही है। अभिषेक ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी ने अंडा करी बनाई थी, शायद वही फ्रिज में रखी हो। आर्यन ने कहा। तो सोच क्या रहा है, जा फट से लेकर आ, अभिषेक ने कहा। आर्यन पहले अभिषेक की तरफ एक नजर देखता है और फिर कहता है, तू मजाक कर रहा है ना? भाई, यहां मेरे से खाली पेट सीधे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और तू मजाक करने की बात कर रहा है। लेकिन तुझे तो अंडे शब्द से ही नफरत है बचपन से। जब तेरे मैथ्स में 0 आते थे तो बच्चे तुझे अंडा अंडा कहकर पुकारते थे और फिर तू बुरी तरह चिढ़ जाता था। वो बचपन की बात थी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं ना। और वैसे भी जब से मैं मिशन पर निकला हूं काफी बदल गया हूं। हाँ, अभिषेक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। इस तरह से इंसान की आवाज अक्सर तभी लड़खड़ाती है जब इंसान को अपना कोई राज खुलने का डर होता है। अभिषेक को आर्यन के सामने अपना क्या राज खुलने का डर था? अगली सुबह अभिषेक और आर्यन सिमरन के घर के पास वाले मंदिर में उसका इंतजार कर रहे थे। मंदिर में ज्यादा लोग नहीं थे, इसी वजह से अभिषेक ने सिमरन से मिलने के लिए मंदिर को चुना था। मंदिर का माहौल एकदम से शांत था। अगर कुछ आवाजें आ भी रही थी तो वो मंदिर में लगे घंटों के बजने की थीं। तूने सिमरन को मिलने की जगह तो सही बताई थी ना? वो अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं, अभिषेक ने आर्यन पर गुस्सा होते हुए कहा। भाई गुस्सा मत कर, सिमरन आती ही होगी। लड़कियों को तो तू जानता ही है, जितने टाइम में 10 लड़के तैयार होते हैं ना, उतने टाइम में तो लड़कियां सिर्फ अपने ड्रेस का कलर डिसाइड कर पाती हैं। तुझे हंसी नहीं आई? मैंने कितना अच्छा जोक सुनाया, आर्यन ने अभिषेक की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि अभिषेक का ध्यान आर्यन की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो बस गेट की तरफ देखे जा रहा था जहां से सिमरन को आना था। तभी सामने से अपने बालों को खोले सिमरन आती हुई दिखाई देती है। सिमरन ने पिंक कलर का सूट पहन रखा था। सिमरन आज कुछ अलग से सज कर आई थी। आखिर आए भी क्यों ना, आज कितने दिनों बाद अचानक से अभिषेक से जो मिल रही थी। आंखों में सिमरन ने हल्का हल्का काजल लगा रखा था, जिसकी वजह से उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा सुंदर दिख रही थीं। सिमरन के पास आते ही अभिषेक उसको टकटकी लगाए देखे जा रहा था, लेकिन अभिषेक की आंखों में सिमरन के लिए प्यार कम और वासना ज्यादा नजर आ रही थी। अरे यार, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से निहार लियो तो अंदर माता रानी के दर्शन करने चलें। क्या पता कब पंडित जी पट बंद करके चले जाएं। चलो, आर्यन ने थोड़ा झल्लाकर कहा। हाँ, आर्यन कह तो सही रहा है, चलो पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, सिमरन ने अभिषेक से नजर हटाते हुए कहा। फिर तीनों लोग अंदर मैया के दर्शन करने आ जाते हैं। सामने एक दुर्गा माँ की विशाल मूर्ति लगी हुई थी। दुर्गा माँ के एक हाथ में बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ था। तीनों दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते हैं, मगर अभिषेक जैसे ही दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाता है और उनके पैरों को छूने के लिए झुकता है, तभी दुर्गा माँ के हाथ में लगा त्रिशूल उनके हाथ में से छूटकर अभिषेक की पीठ की तरफ गिरने को होता है। मगर तभी आर्यन की नजर त्रिशूल पर पड़ती है, जो अभिषेक की पीठ में बस घुसने ही वाला होता है। आर्यन फौरन ही त्रिशूल को तभी अपने हाथ में ले लेता है और त्रिशूल पंडित जी को दे देता है। पंडित जी और वहां मौजूद लोग ये नजारा देखकर घबरा जाते हैं, मगर तभी अभिषेक जहां खड़ा हुआ था वहां की जमीन धंसना शुरू हो जाती है। मंदिर में लगे घंटे खुद ब खुद बजने लगते हैं, मानो जैसे घंटों की आवाज चीख चीख कर कहना चाह रही हो कि मंदिर में शैतान घुस आया है, उसे बाहर निकालो। मंदिर का ऐसा नजारा देखकर आर्यन, अभिषेक और सिमरन मंदिर से बाहर निकल आते हैं। भाई अभिषेक, मंदिर में ये सब क्या हो रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो? अभिषेक इस सवाल से थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अरे वो मैं शायद गेम के अंदर कई लाशों के बीच में से होकर आया हूं ना, तो हो सकता है कि उन लाशों में से किसी बुरी आत्मा की एनर्जी अभी भी मेरे आसपास हो, अभिषेक जवाब देते हुए कहता है। सिमरन इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ अभिषेक के वापस आने की खुशी को जीना चाहती थी। इसलिए उसने कहा कि ये बातें छोड़ो और चलो यहाँ से, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है। फिर सिमरन और अभिषेक को छोड़कर आर्यन कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ कॉलेज के गेट के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। गेट के आसपास खड़े लड़के लड़कियां गाड़ी की तरफ टकटकी लगाए ऐसे देखे जा रहे थे
जैसे ये सब उस कार में से उतरने वाले शख्स को देखने के लिए लालायित हों। फिर थोड़ी देर बाद कार का शीशा खुलता है। कार के अंदर से निकलने वाले शख्स को देखकर सभी लड़के लड़कियां अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। तभी उस भीड़ में से एक लड़का कहता है, अरे ये तो रोशनी है। रोशनी इतनी महंगी गाड़ी में? जिस लड़की के पास ऑटो के पैसे नहीं होते थे, वो लड़की आज लाखों की कार में बैठकर कॉलेज आई है। वहां आपस में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। जिसका जितना दिमाग रोशनी को लेकर चला, उसने उतना चलाया। फिर रोशनी गाड़ी से उतरकर सीधे कॉलेज के मेन गेट से होकर अपनी क्लास की तरफ जाती है। कॉलेज की कैंटीन में बैठे कुछ लड़के लड़कियां आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, रोशनी पैदल आ रही होगी तो गाड़ी वाले को उस पर तरस आ गया होगा, सो उसने उसे कॉलेज तक लिफ्ट दे दी होगी। हाँ, ग्रुप में से एक लड़के ने कहा। नहीं यार, आज के ज़माने में लोगों के पास इतना फालतू का टाइम कहाँ है जो लोगों को लिफ्ट देते फिरें। तुरंत दूसरे लड़के ने कहा। ये सुनकर ग्रुप में बैठे सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। कहीं वो गाड़ी वाला रोशनी का बॉयफ्रेंड तो नहीं था? ग्रुप में से एक लड़की ने नाक मुंह सिकोड़ कर कहा। अरे यार छोड़ो ना, हमें क्या करना, रोशनी की अपनी पर्सनल लाइफ है। दूसरी तरफ आर्यन कॉलेज कैंपस में घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र कॉलेज के मेन गेट पर पड़ती है, जहां रोशनी एक लंबे से आदमी से हंस हंस कर बात कर रही होती है। उस आदमी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो आदमी रोशनी को एक महंगा फ़ोन देता है। रोशनी हंसकर वो फ़ोन अपने बैग में रख लेती है और वो आदमी रोशनी को गले लगाकर वहां से निकल जाता है। रोशनी फिर जैसे ही मुड़ती है तो सामने आर्यन खड़ा हुआ था। आर्यन को ऐसे अचानक अपने सामने पाकर रोशनी सकपका जाती है। आर्यन, जिसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि रोशनी को लेकर उसके मन में सवालों की सुनामी चल रही हो। कौन था ये? आर्यन ने किसी डिटेक्टिव की तरह सवाल किया। कोई नहीं, बस ऐसे ही एक फ्रेंड था, रोशनी ने अपने बैग को संभालते हुए कहा। रोशनी अपने इस दोस्त के बारे में आर्यन को कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहती और वहां से जाने लगती है। रोशनी, वैसे तो मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अभी इस शहर में नई हो, तो एक दोस्त होने के नाते तुमको एक एडवाइस दूंगा कि किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना ज़रूरी होता है। शहर के माहौल के बारे में तो तुमको पता ही है। आर्यन ने रोशनी को चेतावनी भरे लहजे में कहा, मगर फिर रोशनी वहाँ से ऐसे चली जाती है जैसे उसने आर्यन की बातें सुनी ही ना हों। यहाँ घर पर अभिषेक आर्यन के कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रहा था। तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और रूम को चारों तरफ से देखने लगता है, जैसे उसकी नज़रें किसी चीज़ को ढूंढ रही हों। वो बेड से उठता है और आर्यन की अलमारी को खोलकर उसे खंगालने लगता है, जिसमें उसे आर्यन के कपड़ों के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। अभिषेक अलमारी को बंद कर देता है। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे आर्यन के लैपटॉप पर जाती है। वो तुरंत उस लैपटॉप को ऑन करता है। आर्यन ने अपने लैपटॉप में पासवर्ड नहीं डाला था, क्योंकि उसके कमरे में उसके अलावा कोई आता जाता नहीं था। अभिषेक बारी बारी से लैपटॉप में सेव हर फाइल को चेक कर रहा था। अभिषेक के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन के पास किसी खास मकसद से आया है, न कि उससे मिलने। तभी अभिषेक को बाहर से आर्यन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फौरन लैपटॉप को बंद करके ऐसे लेट जाता है जैसे वो कितनी देर से सो रहा हो। आर्यन फिर रूम की दूसरी चाबी से अपने रूम का लॉक खोलकर अंदर आता है। रूम की एक चाबी आर्यन ने अभिषेक को दे रखी थी। आर्यन देखता है कि अभिषेक बेड पर सोया हुआ होता है। आर्यन अपना बैग टेबल पर रखता है, मगर तभी उसकी नज़र उसके लैपटॉप पर पड़ती है। लैपटॉप ऐसे ही रखा था। अभिषेक जल्दी जल्दी में लैपटॉप को फोल्ड करना भूल जाता है। आर्यन तभी तुरंत अभिषेक की तरफ देखता है और फिर लैपटॉप की तरफ। फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद आर्यन लैपटॉप को फोल्ड करके अपने रूम में अटैच बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ऐसा नहीं था कि आर्यन अभिषेक में आए बदलाव को नोटिस नहीं कर रहा था। उसकी नज़र में सब था, लेकिन अभी आर्यन कुछ सोचकर खामोश था। अगले दिन दोपहर का समय था। आर्यन को आज एक रिपोर्ट बनाकर समर को भेजनी थी, इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं गया था। अभिषेक भी कुछ अर्जेंट काम है आर्यन से बोलकर बाहर गया हुआ था। तभी आर्यन का फ़ोन बजता है। फ़ोन आर्यन के एक कॉलेज फ्रेंड का था, जो आर्यन को एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनने के बाद आर्यन एकदम से सन्न रह जाता है। उसके हाथों और पैरों में कपकपी होनी शुरू हो जाती है। आखिर आर्यन को उसका कॉलेज फ्रेंड ऐसी क्या